हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 10th क्लास है, तो हम लोग आपको इकोनॉमिक्स देखेंगे और इसी में हमारा चैप्टर चल रहा था संसाधन एवं विकास। बच्चों, आप क्लास में खुराफात ना बचाएं, बैठ जाइए अच्छे से, ठीक है। तो हम संसाधन और आपका विकास को देख रहे थे। अब बहुत से बच्चों ने कहा सर कुछ डाउट है इसमें, मान ले लेते, तो आज मुझे मौका मिला है तो हम इसको अच्छे से समझेंगे और फिर क्रिया प्रोसेस को पढ़ें। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने समझाने का प्रयास किया था कि आखिर में रिसोर्सेस कहते कितने हैं, संसाधन। तो एक तो होते हैं जो प्राकृतिक ने बनाए हैं, जो हमको स्वतः ही मिल गए हैं, और एक होते हैं मैन मेड। तो अब हमको देखना है कि जो प्रकृति में मिले हैं, एक तो आपका मैन मेड है, एक आपका नेचुरल है, लेकिन हमको नेचुरल को भी आपका प्रोसेस करके ही अपने चीजों को बना सकते हैं। अब मान लीजिए लोहा आपको मिलता है और रिसोर्सेस है, संसाधन है, क्या आप उसको सीधे प्रयोग कर सकते हैं? क्या सीधे ही नीचे से कार निकलेगी बनी बनाई, सीधे से बाइक निकलेगी? नहीं ना। पहले उसको हमारी जो आपकी बड़ी बड़ी जो आपकी फैक्ट्री हैं, स्टील फैक्ट्री, वहां उसको भेजा जाता है, उसमें उसको फिल्टर किया जाता है, उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, फिर उसको परत के रूप में, छड़ के रूप में निकाला जाता है, फिर उसको कटिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है, फिर उसको पिघलाकर जिन साँचों में बनाना है उन साँचों के रूप में बनाया जाता है, फिर उसी के अनुसार उनमें कार वगैरह जो बनती हैं, उन्हीं का जो निर्माण है वो आपका किया जाता है। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस और चैन के बाद हमको ये सारी समझ जो श्रृंखला है अब वो हमको प्राप्त हो। तो किस तरह की चैन श्रृंखला के माध्यम से हम लोग वहां तक आखिर में पहुंच पाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बड़ा अच्छा आपको समझा गया है कि कोई भी आपको जो प्राकृतिक रिसोर्सेज मिला है उसे आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से और किसी इंस्टीट्यूशन में भेज कर ही हम उसे मेन मेन यूज के लिए बना सकते हैं, मानव के प्रयोग के लिए बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला और कुछ भी उठाकर हमने उसको बना दिया। हम भैया ऐसा नहीं कर सकते। उसको बनाने के लिए एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इंस्टीट्यूशन चाहिए। इंस्टीट्यूशन का मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री और आपकी इंडस्ट्री चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी आधार पर ये सारी चीजें होती है। फिर मैंने आपको समझाने का बताया कि भैया जो रिसोर्सेज का हम लोगों ने आपका क्लासिफिकेशन किया था, उस क्लासिफिकेशन को आप देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, समाप्यता के आधार पर। ठीक, इसको देखा हमने कि समाप्यता के आधार पर क्या था, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर हमने उनको जानने का, देखने का प्रयास किया है। ठीक, देख लिया। तो ये सारे प्रकार हैं उत्पत्ति में। देखिए जैव और अजैव है, और समावेता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय को, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते। स्वामित्व के आधार पर है कि भाई व्यक्तिगत लेवल पर है, किसी कम्युनिटी के हैं, किसी राष्ट्र के हैं, किसी नेशन के हैं। ऑनरशिप, बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के लेवल पर बात करें, संभावी है, विकसित है, भंडार है, संचित कोष है। आपने देखा ना, किसी के यहाँ भंडारण की व्यवस्था बहुत ज्यादा है, कोई उत्पादन ज्यादा कर रहा है। तो अलग अलग चीजों के रूप में हम इनको देखते और बात करते हैं। ठीक, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन भी है। संसाधनों का नेचुरल है, देख लिया इतना। प्राकृतिक में क्या है और मानवीकृत चीजें किस प्रकार है। चलिए, तो फिर मैंने जो बताया था किस प्रकार हमको संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे उसका हम रिसोर्सेस का प्रयोग करें, कैसे हम संसाधनों को रखें ताकि आने वाली भविष्यगामी पीढ़ियां उनको संरक्षित सुरक्षित कर सकती हैं। इस चीजों पर भी विशेष आपका बल देने की जरूरत है और उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए देख लिया। अब रियो डी जेनेरो का जो मेन एजेंडा है वो है क्या, कि आखिर में जो हम जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, जिस चीज को लेकर चल रहे हैं, उसका मेनली सोर्स ऑफ क्या है, ये हमको देखना है। ठीक है, और उस पर हमको बात भी करनी है। देख लिया। अच्छा, भारत में जो है
रिसोर्सेज का प्लानिंग करना चाहिए या फिर अनाधुन तरीके से ही हम उसका प्रयोग करें? आप बताइए। अगर हमारे पास कोई संसाधन है या कोई रिसोर्सेज है, तो उसका प्रयोग हम लोगों को बड़े सोच समझ के सावधानी पूर्वक करना चाहिए या जो मर्जी आया कुछ भी कर देना चाहिए? या उसको क्वांटिटिव क्वालिटिव रूप में उसको आप क्लासिफाई कर कर उसी आधार पर उसको बांटना चाहिए, देखना चाहिए भाई क्या उसका किस तरीके से हम उसको कर रहे हैं, देख पाए, हम समझ पाए, तो चीज़ों को अच्छा रहेगा थोड़ा-सा। या फिर इस तरीके से जैसे हम अनएक्सपेक्टेड रूप से करते हैं कुछ भी, इस तरीके से इसको कर दें। सोचिए, बताइए, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे रूप में रहेगा। देख लिया आपने? हो गया? चलिए। अब हम लोग जो है भू रिसोर्सेज को किस प्रकार प्रयोग करते हैं? मान लीजिए हमारा कोई संसाधन, कोई रिसोर्सेज हमारे पास है, तो हम उसको भू रिसोर्सेज कहते हैं क्योंकि जो हमको प्रकृति से प्राप्त है वही तो भू रिसोर्सेज। उसका लैंड यूज पैटर्न हम किस तरह से यूज करते हैं, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम रखते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। ठीक है, उसी में हम देखेंगे वन कैसा है, कृषि के लिए अनुबंधित भूमि कैसी है, बंजर कृषि, गैर पार्टी भूमि में कैसे बांटा गया है, चराई के लिए, विद्युतता के लिए, रहस्य के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने देखा और करा और समझा। ठीक है, देख लिया, यहाँ तक देख चुके हैं, इतनी बात कर ली हम लोगों ने। अब देखिए किस तरीके से उनको लैंड यूज पैटर्न को दिखाया गया है 1960 और 61 का, और अब ये लैंड यूज पैटर्न है 2014 और 15 के आसपास का। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है वन वाली भूमि, बंजर, गैर कृषि कार्य, स्थायी और विविधता को देखते हुए कृषि, परती, वर्तमान, ये सारी भूमि जो है ये हमको इसमें एक एक करके बड़े अच्छे से दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ कितना है वन रिजर्व 18.11%, यहाँ कितना है 23.11%। तो क्या हुआ है, ये बढ़ा है। कैसा हुआ है, ये बढ़ा है। ठीक है, और उसके बाद इस वाले पोर्शन पे जाइए, गैर कृषि कार्य योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित भूमि ये कितनी थी, अगर आप इसको देखोगे तो ये थी 45.26%। अब कितनी बची है 45.5, यानी कि ये घटी है। इधर देखिए ये कितना था 12.5 और ये कितना है आपका 15.5, ये भी माइनस हुई है। ये 4.95 है, ये 8.5 ये प्लस हुई है। इधर आ जाइए 4.17, ये 3 ये माइनस हुई है। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन देखोगे बंजर, गैर कृषि कार्य, स्थायी अस्थायी के रूप में हमको बड़ा स्पष्ट इसमें आपका दिखाया और समझाया गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा देखते हैं भू उपयोग का प्रारूपण कैसे बदल दिया। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति, परंपरा इत्यादि शामिल है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसमें 93% भूभाग पर आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को ही छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन में अधिकृत चीजों में इनका जो उपयोग है वो आपका किया और दिखाया गया है। ठीक, इन क्रियाकलापों को देखिए और आप देखेंगे कि स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। यार जो स्थायी जो आपके परमानेंट चारागाह थे उनकी भूमि कैसी हुई है, कम हुई है। पशुधन में इतनी बड़ी संख्या में चारा उपलब्ध है, इनके क्या परिमाण है, वर्तमान भूमि के अंतर्गत क्या प्रति भूमि है, उपज अनुपजाऊ है, उन फसलों को उपयोग में लाने के लिए कृषि की लागत बहुत ज्यादा है, भूमि में 2 या 3 वर्ष के लिए एक बार बोया जाता है। यदि शुद्ध नवल बोया गया क्षेत्र शामिल कर लिया जाता है तो भारत में कुल क्षेत्रफल में 44% की एग्रीकल्चर की पार्टनरशिप है। कितनी है 54% की एग्रीकल्चर हमारे सामने जो है वो निकल कर आती है। शुद्ध यानी कि नवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न है। पंजाब, हरियाणा और 80% भूभाग में खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
इनको क्षेत्र को बोया गया क्षेत्र कैसा है? कम है। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय वन नीति 19 द्वारा निर्धारित के अंतर्गत वनों का 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वांछित है। यानी कि जब 1952 में पहली हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी आई तो हमने ये निर्धारित किया कि भैया हम अपने टोटल भौगोलिक भाग पर 33% पर हम लोग अपना वन रखेंगे, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र में काफी कमी है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भैया अगर आप चाहते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, इकोलॉजिकल जो आपका सिस्टम है वो आपका मेंटेन रहे, तो आपको 33% वन आपको रखने पड़ेंगे। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस बात पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक बंजर भूमि दूसरे गैर कृषि में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि पहाड़ी चट्टान, सूखी मरुस्थल भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि के द्वारा बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने में उपभोग के प्रयोग के संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। आज समाज के और पर्यावरण में गंभीर फायदे या आपदा जो है वो आ सकती है और आप इसको देख सकते हैं। भूमि नवीकरण और संसाधन का उपयोग, ये हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भूमि नवीकरण और संसाधन का उपयोग। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ियां भी भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान, कपड़े में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को 95% तक भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण भूमि केवल एक निम्नीकरण हो रहा है, एक बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? जो भूमि को नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें भी आपका बल जो है मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि डिफोरेस्टेशन से गिर रही है। इसका क्षरण हो रहा है कितनी? 13 करोड़ हेक्टेयर। अगर हम इसको मेंटेन कर लें तो दिक्कत हो जाएगी, साफ हो जाएगा मसला? बताइए, 13 करोड़ वाली को। इसमें लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% जल अपर्दित है, फिर 28% तो हैसी है और 50% जल अपर्दित है। शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं में वना उन्मूलन, अति पशुचरण, खनन के लिए निम्नीकरण और मुख्य मुख को निभाने वाली है। ऐसे मुख्य जो मुख है उनको निभा। देख लिया? चलिए, तो आपने लैंड यूज पैटर्न को देख लिया कि आखिर में कितनी प्रकार हम कैसे उनको संरक्षित उपाय कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।